आज का टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता। इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य है कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और स्वयंगात्मक रूप से एक जैसे नहीं होते। कोई भी दो व्यक्ति है वो ना तो शारीरिक, ना मानसिक और ना स्वयंगात्मक, इन तीनों रूपों से किसी भी तरीके से वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं और इसी को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा अपनी पुस्तक हेरिडिटी जीनियस उनकी पुस्तक है। उस पुस्तक में फ्रांसिस गाल्टन ने इस व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट दिया था। कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम किसने दिया था? गाल्टन ने दिया था। के अंतर्गत इन्होंने किया था। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय दे दिया। इसके अलावा टाइलर, जेम्स ड्रेवर और स्किनर, केटल, इन मनोवैज्ञानिकों का भी इस दिशा में योगदान था। व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा है टाइलर की। टाइलर कहता है शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि, अभिरुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। टाइलर ने कहा है कि इन सब चीज़ों में जो भी विभिन्नता पाई जाएगी ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसको व्यक्तिगत विभिन्नता कहेंगे। ये टाइलर ने कहा है। फिर उसके बाद है स्किनर। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के वे समस्त पहलू आ जाते हैं जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। स्किनर ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व के अंतर्गत वे समस्त पहलू जो अपने मापन कर सकते हैं जिनका और उनको मूल्यांकन कर सकते हैं, उसे स्किनर ने व्यक्तिगत विभिन्नता कहा है। उसके बाद है आपके स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषताएं। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषताएं। पहली है विभिन्नता या विचलनशीलता या वायरेबिलिटी। इनकी व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषताएं बताइए। उनमें पहली विशेषता है विभिन्नता या विचलनशीलता या वायरेबिलिटी। कोई भी दो शील गुण दो व्यक्तियों में समान नहीं पाए जाते, अलग अलग ही होंगे। उनमें विचलनशीलता या वायरेबिलिटी पाई जाएगी। दो व्यक्तियों में दो शील गुण हैं वो एक समान नहीं होंगे, उनकी मात्रा कम या ज़्यादा होगी। फिर दूसरी विशेषता बताई है व्यक्तिगत विभिन्नता की सामान्यता और प्रतिमानता, नॉर्मेलिटी। व्यक्तियों के समूह को किसी शील गुण के आधार पर मापा जाए। कोई व्यक्तियों का समूह है और उसको कोई एक शील गुण उठा लो, उसके आधार पर मापन करो उनका, तो बहुत ही कम व्यक्तियों में शील गुण अधिक या कम मात्रा में होंगे। यानी कि ऊपर नीचे वाले या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम, ये वाले कम ही होंगे क्योंकि ये एवरेज पाए जाते हैं। शील गुण हमेशा व्यक्तियों में एवरेज, सामान्य पाए जाते हैं, जनरल पाए जाते हैं। ज़्यादा या कम ये बहुत कम रेशियो होता है इनका। फिर है वृद्धि की विभेदीय दर। तीसरी विशेषता है वृद्धि की विभेदीय दर, डिफरेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ। बालकों की शारीरिक वृद्धि में अंतर पाया जाता है। यह व्यक्तिगत विभिन्नता का तीसरी विशेषता है कि सभी व्यक्तियों में शारीरिक वृद्धि है वो एक समान नहीं होती, उनमें अंतर पाया जाता है उनकी स्पीड का और उनकी ग्रोथ होने की सीमा है उसका, ये सब में अलग अलग होता है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता की तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता है सीखने की विभेदीय दर। सीखने की क्या? विभेदीय दर, डिफरेंशियल रेट ऑफ लर्निंग। सीखने की क्षमता में अंतर पाया जाता है। सभी में सीखने की, अधिगम करने की या सीखने की क्षमता में, कैपेसिटी में अंतर पाया जाता है। पांचवी विशेषता है शील गुणों में परस्पर संबंध। सभी शील गुण हैं वो आपस में संबंधित होते हैं। इंटर रिलेशनशिप ऑफ टेराइटीज। किसी एक शील गुण में अंतर दूसरे शील गुण को प्रभावित करता है। कोई एक शील गुण है वो दूसरे शील गुण को प्रभावित जरूर करेगा, तो इनके अंदर परस्पर संबंध होता है। आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव भी व्यक्तिगत विभिन्नता पर पड़ता है। इनके प्रभाव के कारण व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, बुद्धि के स्तर के आधार पर विभिन्नता पाई जाती है।
दूसरी है वो शारीरिक स्तर के आधार पर भिन्नता होती है। सभी में शारीरिक वृद्धि है वो एक समान नहीं होती, अलग अलग होती है। और बुद्धि का स्तर भी अलग अलग होता है, उसके आधार पर आप व्यक्तियों को बांट सकते हो अलग अलग वर्गों में। फिर है संवेगात्मकता। संवेगात्मक बुद्धि सब में समान नहीं होती, अलग अलग होती है। उपलब्धि, इसमें भी सभी समान नहीं होते। सीखने की गति में भिन्नता, यह भी व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार है। आदतों में भिन्नता, अलग अलग आदत वाले व्यक्ति होते हैं तो व्यक्तिगत भिन्नता। और गत्यात्मक योग्यताओं में भिन्नता, व्यक्तित्व में भिन्नता पाई जाती है। रुचि में भिन्नता पाई जाती है। और अभिरुचि के आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है। अभिवृत्ति के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तिगत विभिन्नता को कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। सबसे पहला वंशानुक्रम। वंशानुक्रम है वो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है। हमारे माता पिता के कुछ गुण हैं वो हमारे अंदर आएंगे तो उससे हमारा व्यक्तित्व जरूर प्रभावित होगा। पर्सनैलिटी वैसी डेवलप होगी जैसी हमारे माता पिता की होगी। दूसरा है वातावरण। वातावरण से व्यक्तिगत विभिन्नता प्रभावित होती है। जाति और देश से व्यक्तिगत विभिन्नता प्रभावित होती है। जैसे इंडिया का एक व्यक्ति है और एक अफ्रीका का व्यक्ति है, दोनों को देश ने प्रभावित किया है। वो उनकी जाति अलग है, अपनी अलग है, अफ्रीकन, निग्रो इस टाइप से होती है, तो ये भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। चौथा कारक है वो है आयु एवं वृद्धि। आयु एवं बुद्धि, ये भी आपको व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक है। फिर है परिपक्वता। परिपक्वता आपके व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करती है। शिक्षा भी आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करती है। आर्थिक स्थिति है उससे आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता बहुत प्रभावित होती है। समुदाय, धर्म, संस्कृति, भाषा, रहन सहन, खान पान, लिंग भेद, इन सब के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता है वो प्रभावित होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की विधियाँ। व्यक्तिगत विभिन्नता का पता हम कौन कौन सी विधियों से लगा सकते हैं, तो वो विधियां हैं बुद्धि परीक्षण से लगा सकते हैं, उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, संवेगात्मक परीक्षण, इमोशनल टेस्ट, रुचि परीक्षण, इंटरेस्ट टेस्ट, अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट, और व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनैलिटी टेस्ट। इन सब परीक्षणों के द्वारा हम व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगा सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण कार्य। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण कार्य यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए उसके बारे में चर्चा की गई है। शिक्षक के द्वारा पाठ योजना और उद्देश्यों का निर्धारण व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार करना चाहिए। कक्षा कक्ष की स्थिति देखनी चाहिए कि किस लेवल के बच्चे हैं। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए और बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों को योग्यता के अनुसार उन्हें सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। विभिन्न योग्यता वाले बच्चों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना। अलग अलग योग्यता वाले बच्चों के लिए बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना। सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करके उसी के अनुरूप शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि बच्चा है उसकी कैपेसिटी अगर कम है और आप उसे ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ा रहे हो तो वो उसके किसी काम का नहीं है। उसकी योग्यता के अनुसार उसे शिक्षा देनी चाहिए। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियाँ उपलब्ध करवानी चाहिए। अलग अलग परिस्थितियाँ पैदा करनी चाहिए अधिगम के लिए। पढ़ाते समय शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई बच्चे को किसी को 0 लेवल की आवश्यकता होती है तो किसी को उस पहले से उस चीज़ का नॉलेज है, तो पढ़ाते समय शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बालकों को अभिप्रेरित करना, बालकों को मोटिवेट करना चाहिए। रुचि एवं अधिगम तत्परता का जागृत करना, रुचि एवं अधिगम तत्परता को जागृत करना। कक्षा का सीमित आकार, ऐसा ना हो कि हॉल में 500-700 बिठा रखे हैं और लगे हुए आप पढ़ाने के लिए। उसका लिमिटेड साइज होना चाहिए ताकि सभी को सही ढंग से सुन सकें और अधिगम कर सकें। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर कोई बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो उसे अलग से पढ़ाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, उसे समझाने की। शिक्षक द्वारा बालक को पहचानना, शिक्षक में ये योग्यता होनी चाहिए कि वो बालक को पहचान सके
कि इसकी कैपेसिटी इतनी क्या, इसको ये मैटर पढ़ाया जाना चाहिए। छात्रों का वर्गीकरण करना चाहिए, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का प्रयोग भी करना चाहिए और समुचित गृह कार्य प्रदान करना चाहिए बच्चों को। शारीरिक दोषों की ओर ध्यान देना चाहिए, जैसे कोई बच्चा है उसको कम दिखाई देता है तो उसे आगे की लाइन में बिठाना चाहिए और उचित प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। अंधों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए, अंधों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग कर सकते हैं। वो उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता है और उसे सहायता होगी, उससे ब्रेल लिपि से अन्य बच्चों के साथ वो समायोजन कर पाएगा। अंधे बच्चों को संगीत एवं हस्तकला की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि ये अंधे बच्चों को संगीत में बहुत अच्छे से प्रवीण हो सकते हैं वो। मूक बधिरों के लिए ओष्ठ लिपि का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शर्मीले और संकोची बालकों को सामूहिक गतिविधियाँ, कोई प्रतियोगिता है, कोई कवि सम्मेलन है, तो उसमें उनको भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वो सामान्य बालकों के साथ सही ढंग से समायोजन कर सके। शरारती बालकों को जिम्मेदारी का कार्य सौंप दो, शरारती बालक है उसको जिम्मेदारी का काम सौंप दो तो उसका ध्यान है वो शरारतों से हट जाएगा और वो अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाएगा। निःशक्त बालकों के लिए समावेशी शिक्षा, निःशक्त बालक हैं उनको दूसरे बालकों के साथ में ही बैठा कर पढ़ाना चाहिए ताकि वो हीन भावना से ग्रस्त न हो। विशेष आवश्यकता बालकों के लिए सहकारी अधिगम एवं अनुशिक्षण, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूरिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। विविध अधिगमकर्ता, डाइवर्स लर्नर्स, विविध अधिगमकर्ता, विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक कोई भी हो सकता है। जो बालक सामान्य दर्जे के बालकों से भिन्न होते हैं, जो बालक हैं वो एवरेज बच्चे से अलग होते हैं, उन्हें विशिष्ट बालक कह सकते हैं। विशिष्ट बालक, प्रत्येक बालक है वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आ सकता है। ऐसे बालक औसत बालकों से या तो बहुत आगे निकल जाते हैं या बहुत पीछे रह जाते हैं। मान लीजिए ये एवरेज बच्चा है और एक है जिसमें विशिष्ट योग्यताएं हैं, एक ये है, एक है इसमें कोई योग्यता नहीं है, वो औसत से नीचे है, तो ये भी विशिष्ट होगा और ये भी विशिष्ट होगा और ये सामान्य होगा। ये विशिष्ट कहलाएगा और ये भी विशिष्ट कहलाएगा, लेकिन ये सामान्य कहलाएगा। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है। सबसे पहला बालक जिस पर चर्चा करेंगे वो है प्रतिभाशाली बालक, यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड। क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे बालक है जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। टर्मन की सारणी के अनुसार वे बालक है जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है, उनको अपने प्रतिभाशाली बालक कह सकते हैं। और एक दूसरे वे बालक है प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आएंगे जो किसी विशिष्ट क्षेत्र, कला, नृत्य, संगीत, खेल, शिक्षा, इनमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, तो वो भी प्रतिभाशाली बालक में आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि फुल पढ़ने वाला बच्चा है वो प्रतिभाशाली बालक है। कोई और क्षेत्र जैसे कला के क्षेत्र में अगर वो पारंगत है तो वो भी प्रतिभाशाली बालक ही कहलाएगा। स्किनर और हैरीमैन के अनुसार, स्किनर और हैरीमैन के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। इन्होंने प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उनके लिए किया है जो सबसे अधिक बुद्धिमान है। जेम्स ड्रेवर ने सामान्य रूप से किसी विशेष क्षेत्र में उच्च बौद्धिक योग्यता रखने वाले बालक प्रतिभाशाली होते हैं। किसके अनुसार? जेम्स ड्रेवर के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? प्रतिभाशाली बाल जन्मजात भी हो सकते हैं, यानी कि जन्म से ही प्रतिभाशाली हो सकते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। ये सहनशील होते हैं, इनमें सहन शक्ति पाई जाती है। धैर्यवान, इनमें धैर्य होता है। आत्मसम्मान के साथ साथ है दूसरों का, खुद का
सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ दूसरों की रिस्पेक्ट भी करते हैं। ये अधिक स्वस्थ होते हैं, दूसरे बच्चों से अधिक स्वस्थ होते हैं। कठिन विषयों में रुचि रखते हैं, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, इन विषयों में ये रुचि रखते हैं। विद्यालय जाने से पहले पढ़ना लिखना यानी कि रिवीजन और आते जाते टाइम पढ़ना, ये सब करते हैं। स्वतंत्र निर्णय क्षमता, इनमें स्वतंत्र निर्णय क्षमता पाई जाती है। नेतृत्व क्षमता, इनमें लीडरशिप की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। इन पर उत्तरदायित्व की क्षमता होती है, इनमें ये कोई भी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा सकते हैं। तो प्रतिभाशाली बालकों की ये विशेषताएं हैं। प्रतिभाशाली बालकों में अवधान यानी कि ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है, वो तेज होती है। इनमें अच्छी योग्यता होती है। तार्किक क्षमता यानी कि तर्क वितर्क करने की क्षमता पाई जाती है। भाषा कौशल, जैसे कि LSRW है, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये इन भाषा कौशलों में दक्ष होते हैं। अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण यानी कि जो चीज़ सामने नहीं है उसका कॉन्सेप्ट भी ये आसानी से क्लियर कर सकते हैं। विशाल शब्द भंडार, शब्द भंडार है इनका विशाल होता है। मानसिक क्रियाओं को तीव्र विकास, मानसिक क्रियाओं का तीव्र विकास होता है इनका। इनमें सामान्य ज्ञान अधिक श्रेष्ठ होता है, यानी कि जनरल नॉलेज है इनका अच्छा होता है। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि यानी कि इनमें सूझ अच्छी होती है, अंतर्दृष्टि। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था, तीव्र प्रोन्नति, यानी कि जैसे छठी के बाद 7वें में ना लगा करके डायरेक्ट 8वें में लगाना, यानी कि इनको क्लास जंप करवाना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों में शिक्षा व्यवस्था के लिए इनको क्लास जंप करवा सकते हैं। त्वरण प्रक्रिया, यानी कि अपने कोई सेशन चल रहा है और उस सेशन के बीच में आपको पता चलता है कि ये बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाना चाहिए इस क्लास की बजाय, तो उसे हाथों हाथ क्लास जंप करवा देते हैं और वो त्वरण प्रक्रिया कहलाती है, एक्लेरेशन प्रोसेस कहलाती है। फिर समृद्ध संवर्धन कार्यक्रम, इनके लिए अलग से संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इनके लिए अलग कक्षाओं की व्यवस्था भी करनी चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। विस्तृत पाठ्यक्रम, इन बच्चों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण कर सकें। अनुभवी और योग्य शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए, इनके लिए अनुभवी और योग्य शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रतिभा प्रदर्शन के निरंतर अवसर प्रदान करना, इनको अपनी प्रतिभा प्रदर्शन के निरंतर अवसर प्रदान करने चाहिए। विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित करनी चाहिए। पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि ये अपने खाली समय में पुस्तकें पढ़ करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। निगमनात्मक यानी कि नियम से उदाहरण की ओर इस विधि का प्रयोग करना चाहिए इनके लिए। ह्यूरिस्टिक विधि, जिसे खोज विधि भी कहते हैं, तो ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोगशाला या प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग करना चाहिए। कोई एक समस्या दी जाती है और उसके ऊपर इन बच्चों को कह दिया जाता है कि इस समस्या का सॉल्व करो, या कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है उसके ऊपर काम करवाया जाए इनसे। कभी कभी कक्षा में पढ़ाने का अवसर भी इसे देना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक है उनको कक्षा में पढ़ाने का अवसर देना चाहिए। उत्तरदायित्व का कार्य सौंपना, जिम्मेदारी वाले काम सौंप दो इनको। नेतृत्व का प्रशिक्षण, लीडरशिप की ट्रेनिंग देनी चाहिए इन्हें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय का सुझाव दिया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि नवोदय विद्यालय का सुझाव किस तरह के बालकों के लिए दिया गया है, तो वो है प्रतिभाशाली बालक, NEP 1986 के अनुसार। पिछड़े बालक या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक, पिछड़े बालक अपने किसे कह सकते हैं, जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं, सामान्यतः शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। ये दूसरा टाइप है। बार्टन हॉल के अनुसार सामान्यतः पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि है वो उनकी स्वाभाविक योग्यताओं से कम होती है, वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। इनकी 7वीं का बच्चा है, 7वीं क्लास में वो पढ़ रहा है और उसे छठी के प्रश्न उत्तर भी नहीं आ रहे हैं ढंग से,
उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आपका पिछड़ा बालक की कैटेगरी में आएगा सिरिल बर्ट के अनुसार। बर्ट के अनुसार ऐसे बालक जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षणिक उपलब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम होता है उन्हें पिछड़े बालक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? पिछड़े बालक कहा जाता है। शैक्षणिक उपलब्धि EQ का सूत्र होता है EQ बराबर EA एजुकेशनल एज बटा में क्रोनोलॉजिकल एज CA इंटू 100। एक पिछड़ा बालक मंद बुद्धि ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसकी परिस्थितियां खराब हो सकती है, उस वजह से वो पिछड़ा हो सकता है, या उसका एरिया बैकवर्ड हो सकता है, या उसे सही मौका ना मिला हो, अवसर ना मिला हो। क्योंकि एक प्रतिभाशाली बालक है पिछड़ा नहीं हो सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक प्रतिभाशाली बालक है वो भी पिछड़ सकता है अगर परिस्थितियां खराब हो जाए तो। पिछड़ेपन के प्रकार सामान्य पिछड़ापन, एक तो होता है सामान्य पिछड़ापन, एक होता है विशिष्ट पिछड़ापन। सामान्य पिछड़ापन यदि बालक अपने पाठ्यक्रम के सभी विषयों में कमज़ोर है और तो इसको अपने सामान्य पिछड़ापन कहेंगे। विशिष्ट पिछड़ापन कौन सा होता है? यदि बालक अपने पाठ्यक्रम के एक या दो विषयों में कमज़ोर है तो इसे विशिष्ट पिछड़ापन कहेंगे। कोई एक या दो सब्जेक्ट में अगर वो पिछड़ा हुआ है तो उसे विशिष्ट पिछड़ापन स्पेशल होगा वो उसके लिए। और सामान्य जनरली वो सभी विषयों में कमज़ोर है तो वो उसका सामान्य पिछड़ापन होगा। पिछड़ेपन के कारण क्या है? पिछड़ेपन के कारण क्या हो सकते हैं? व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं और वातावरणीय कारक भी हो सकते हैं। पिछड़ेपन के व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, जैसे शारीरिक कारण है या बौद्धिक कारण है, तो ये तो आपके व्यक्तिगत हो गए। वातावरणीय कारकों में या तो परिवार का वातावरण, उसकी वजह से पिछड़ सकते हैं, या विद्यालय का वातावरण सही नहीं है, या समाज का वातावरण सही नहीं है, तो इन कारणों के द्वारा पिछड़ सकते हैं। पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था, जो बालक शिक्षा में पिछड़ चुके हैं उनके लिए किस तरह की शिक्षा व्यवस्था की जाए। पिछड़ेपन का कारण पता करेंगे पहले और उसे दूर करेंगे, निदान करेंगे और फिर उसका उपचार करेंगे। वातावरण से संबंधित कारकों पर नियंत्रण करना आसान होता है, तो पहले वातावरणीय कारक है कोई, मान लीजिए परिवार का वातावरण है, परिवार ये कारण है, कोई परिवार का कारण है, तो उस समस्या को सुलझाएंगे तो खुद ब खुद उन्नति करने लग जाएगा। मनोचिकित्सकों की सहायता लेंगे, निर्देशन और परामर्श देंगे उस बच्चे को। प्रगति का उचित लेखा जोखा रखेंगे और अनुपस्थिति और स्कूल से भागने की प्रवृत्ति पर ध्यान देंगे कि बच्चा कितने टाइम स्कूल में रह रहा है और वो क्यों स्कूल से भाग रहा है, उसकी कारण क्या है उसके पीछे, और उस समस्या का जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करेंगे। आर्थिक सहायता देना, अगर कोई बच्चे को आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, उस वजह से वो सही ढंग से समायोजन नहीं कर पा रहा है, तो उसे आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। बुरी संगत से दूर करना, अगर बच्चा बुरी संगत में पड़ गया और उस वजह से वो पिछड़ रहा है तो उसे बुरी संगत से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा टाइप है विकलांग बालक, हैंडीकैप्ड चाइल्ड। विकलांग बालक मानसिक रूप से विकलांग होते हैं एक तो, और एक होते हैं शारीरिक रूप से। एक तो मानसिक रूप से विकलांग बालक और एक शारीरिक रूप से विकलांग। मानसिक रूप से विकलांग होते हैं उन्हें या तो मंदबुद्धि बालक कहते हैं, या मानसिक रूप से पिछड़े बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, विमंदित या मंदितमना बालक कहते हैं। ये मानसिक रूप के अलग अलग नामों से कहा जाता है इनको। स्लो लर्नर, मेंटल रिटार्डेड। अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी AAMD के अनुसार मानसिक मंदता से तात्पर्य सार्थक रूप से न्यून औसत बौद्धिक क्षमता। सार्थक रूप से न्यून औसत बौद्धिक क्षमता जो समायोजनशील व्यवहार में कमी के साथ पाई जाती है, जिसकी अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि में होती है।
ये AAMD ने मानसिक मंदता की परिभाषा दी है। क्रो एंड क्रो के अनुसार वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, 70 से कम होती है, वे मंद बुद्धि बालक होते हैं। वे कौन से बालक होते हैं? वे मंद बुद्धि बालक होते हैं, 70 से कम हो वो। मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं क्या होती है? मंद बुद्धि बालक अपनी मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की दृष्टि से उसी प्रकार अपंग और बेबस होते हैं जिस प्रकार शारीरिक रूप से अगर कोई विकलांग बालक है वो अपने उस अंग से कार्य करने में असमर्थ होता है ना, उस तरीके से मंद बुद्धि बालक भी अपने मस्तिष्क का प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं, वो उनके बस की बात नहीं होती। ऐसे बालक अपने विकास काल में चलना, बोलना और अन्य व्यवहार करना धीमी गति से सीखते हैं। मान लीजिए कोई मंद बुद्धि बालक है तो वो अपने विकास काल होगा ना, मान लीजिए किशोरावस्था, शेषावस्था, इनमें अगर वो चलना सीख रहा है, शेषावस्था में चलना सीख रहा है या बाल्यावस्था में चलना सीख रहा है, तो वो भी धीरे धीरे सीखेगा। पहले पता चल जाएगा कि ये मंद बुद्धि बालक है या इसके मानसिक विकास है वो कम होगा। ऐसे बालकों में अवधान यानी कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है वो सीमित होती है, लिमिटेड होती है। सीमित बौद्धिक क्षमता होती है, तार्किक चिंतन करने में असमर्थ होते हैं, शब्दावली भी इनकी दोषपूर्ण होती है। इनमें जिज्ञासा, कोई चीज़ को जानने की, कोई चीज़ का कारण जानने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। मौलिकता का यानी कि खुद की रचना या कोई क्रिएटिव चीज़ें करने में ये असक्षम होते हैं। दूसरों पर सदैव डिपेंड रहते हैं, ये क्या कहते हैं, दूसरों पर सदैव डिपेंड रहते हैं। मित्र बनाने की इच्छा, मित्र बनाने की इच्छा पाई जाती है इनमें। असफलता का भय यानी कि फेल होने का डर रहता है इनमें। उचित अनुचित में अंतर ही नहीं कर पाते, ये क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ का अंतर नहीं कर पाते। हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और आत्मविश्वास का अभाव पाया जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता बिल्कुल भी। उत्तरदायित्व की क्षमता भी सीमित होती है, जिम्मेदारी ये ठीक ढंग से नहीं निभा पाते, लिमिटेड होती है। मानसिक मंदता के कारण क्या हो सकते हैं? मानसिक मंदता के कारण, मानसिक मंदता हमें वंशानुक्रम से प्राप्त हो सकती है। हमारा हार्मोनल असंतुलन, हार्मोन अनबैलेंस्ड हो जाए तो मानसिक मंदता हो सकते हैं, या गर्भावस्था में कोई ऐसी घटना हो जाए या असंतुलन हो जाए उससे बच्चा मानसिक मंद हो सकता है। अगर माता पिता की आयु अधिक है और उनसे अगर बच्चा हो रहा है तो वो भी मानसिक मंदता का शिकार हो सकता है। कोई हमारे जैसे शरीर या सिर पर चोट लग जाए भयंकर तरीके से तो हम मानसिक मंदता के कारण शिकार हो सकते हैं। मंद बुद्धि बालकों के प्रकार, पहला है मानसिक मंदता, और मानसिक मंदता वालों को कहते हैं मंद बुद्धि। और मंद बुद्धि बालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेंटली डिफिशिएंट चिल्ड्रन। AAMD अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी तथा APA के ने मानसिक रूप से मंदित बालकों को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। उनके द्वारा किए गए वर्गीकरण को शिक्षा मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी पाया है, और वे 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। साधारण मानसिक मंदता, इस श्रेणी में आने वाले बालकों की बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस 52 से 67 के बीच होती है। साधारण मानसिक मंदता वालों की बुद्धि लब्धि 52 से 67 के बीच होगी। उसके बाद आते हैं अल्प बल मानसिक मंदता, इस श्रेणी में आने वाले बालक की बुद्धि लब्धि 36 से 51 तक होती है। फिर आते हैं गंभीर मानसिक मंदता वाले, इस श्रेणी में आने वाले बालक की बुद्धि लब्धि 20 से 35 के बीच होती है। फिर आते हैं आपके गहन मानसिक मंदता, इनकी बुद्धि लब्धि है वो 20 से ही नीचे होती है, यानी कि ये जड़ बुद्धि टाइप के होते हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार के स्पेसिफिक टाइप हैं मानसिक मंदता के। LS पेनरोज के अनुसार इन्होंने अपनी पुस्तक बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट में 30 प्रकार की मानसिक मंदता का उल्लेख किया है, 30 प्रकार की मानसिक दुर्बलताओं का उल्लेख किया है, और उनमें से 4 अपने इसमें पढ़ेंगे। पहला है मंगोलिज्म। मंगोलिज्म क्या होता है? यह मानसिक दुर्बलता सर्वाधिक पाई जाती है। मंगोलिज्म दुर्बलता है, यह सर्वाधिक पाई जाती है। इस मानसिक दुर्बलता का नाम मंगोलिज्म इसलिए है
कि इस प्रकार मानसिक दुर्बलता वाले लोगों की शारीरिक बनावट है वो मंगोल जाति के लोगों से बहुत कुछ मिलती जुलती होती है, उस कारण इनको मंगोलिज्म कहा जाता है। और इनकी बुद्धि का स्तर है वो 25 से कम होता है। बुद्धि का स्तर कितना होता है? 25 से कम होता है। उसके बाद आते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म इनकी शारीरिक वृद्धि इतनी सीमित रह जाती है कि ये बौने रह जाते हैं, यानी कि हाइट में छोटे होते हैं। इनकी अधिक से अधिक लंबाई 3 फुट तक होती है, हाईएस्ट कितनी? 3 फुट तक। और इनके हाथ पैर धड़ ये सब ये से बड़े बड़े से होते हैं और ये ज़्यादा विकसित प्रतीत होते हैं। इनकी ऊपर से त्वचा है वो रूखी सूखी होती है, लेकिन अंदर पर्याप्त मात्रा में चर्बी होती है। बुद्धि का स्तर 25 से 49 के बीच होता है। उसके बाद आते हैं माइक्रोसिफोली। माइक्रोसिफोली से आप याद रख सकते हैं सिर बड़ा होगा। माइक्रोसिफोली सिर माइक्रो नहीं होगा, सिर बड़ा होगा। इस मानसिक दुर्बलता वाले बालक को यदि देखा जाए तो इनका सिर आकार में काफ़ी छोटा है। सिर आकार में काफ़ी छोटा होता है। अच्छा, सिर छोटा होता है। माइक्रोसिफोली से याद रख सकते हैं, माइक्रो छोटा होगा, सिर सिफेली से सिर आकार में काफ़ी छोटा होगा, लेकिन धड़ अधिक बड़ी होती है। 17 इंच तक इनकी परिधि होती है। आकार की दृष्टि से सिर पतला और त्रिकोणाकार दिखाई देता है और माथा है वो चपटा होता है। हाइड्रोसिफोली में सिर बड़ा होता है। हाइड्रोसिफेली इस प्रकार की मानसिक दुर्बलता की अवस्था में बालक का सिर आकार में काफ़ी बढ़ जाता है और इस अवस्था में सिर की परिधि 28 इंच तक हो जाती है। माइक्रोसिफोली में 17 इंच तक होती है, जबकि हाइड्रोसिफेली में 28 इंच तक सिर बढ़ जाता है। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा व्यवस्था के क्या प्रयास हो सकते हैं? उनको एक तो अलग पढ़ा सकते हैं। उनके जन्म दर पर नियंत्रण, यानी कि गर्भावस्था में पता चल जाता है कि ये बालक है मानसिक रूप से मानसिक मंदता का शिकार होगा या मानसिक रूप से मंद होगा, तो हम उनकी जन्म दर पर नियंत्रण लगा सकते हैं। विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, मोंटेसनरी पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, खेल विधियों का, और व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं उनके ऊपर हम। विशेष पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए इनके लिए, और सर्वदर्शी सामग्री का प्रयोग यथार्थ मूर्त रूप से पढ़ाना चाहिए। प्रोजेक्ट अपने सामने दिखा करके पढ़ा सकते हैं, सर्वदर्शी सामग्री का यूज कर सकते हैं। शिक्षण की गति धीमी रखना, पाठ को बार बार दोहराना, यानी कि रिवीजन ज़्यादा हो इनके लिए। हस्तशिल्प की शिक्षा दे सकते हैं जिससे वो अपना रोजगार चला सकेंगे। विशिष्ट निवासीय स्कूल, स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं इनके, उनमें इनको रखना चाहिए। दूसरा है शारीरिक रूप से विकलांग बालक। दोषपूर्ण अंग वाले बालक, शारीरिक असक्षम बालक या निशक्त बालक कहते हैं इनको। फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन होते हैं ये। क्रो के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग बालक वे होते हैं जिनका शारीरिक दोष उन्हें असाधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के प्रकार: अपंग अथवा हरकत विकलांग बालक। अपंग जैसे कोई अंग उनका जन्म से ही शारीरिक रूप से वो काम नहीं करता है या अंग है ही नहीं, या कोई एक्सीडेंट में उनका कोई एक अंग क्षत विक्षत हो गया। और हरकत विकलांग बालक वो होते हैं कोई मांसपेशियों में जैसे दिक्कत आ जाती है ना, तो उसको हरकत विकलांग बालक कहते हैं। अंधे और अर्ध अंधे, अंधे यानी कि पूर्ण अंधे बालक जिनको कुछ दिखाई नहीं देता। अर्ध अंधे बालक है वे बालक जिनको कम दिखाई देता है, मीन ब्लाइंड चाइल्ड है जो। बहरे जिनको कुछ सुनाई नहीं देता। अर्ध बहरे जिनको थोड़ा थोड़ा सुनता है, कभी कम सुनता है, ज़्यादा सुनता है, इस तरीके से होते हैं। वाणी दोष वाले बालक, स्पीच डिसेबिलिटी पाई जाती है जिनमें। अत्यधिक कोमल निर्बल बालक, नाजुक बालक होते हैं, गोलू मोलू टाइप के नाजुक बालक जिनको मतलब थोड़ा सा धूप में जाते ही वो लाल लाल हो जाते हैं या एलर्जी हो जाती है, भयंकर तरीके से चेंज होते हैं कुछ इन्वायरमेंट में। तो ये 5 प्रकार हैं शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के। तो इनके लिए क्या है, शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए,
निःशक्त बालकों के लिए पूरे समय समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि दूसरे सामान्य बालक हैं उनके साथ में बैठा करके इनकी शिक्षा होनी चाहिए ताकि ये हीन भावना से ग्रस्त न हो। ऐसे बालकों के लिए उन्मुख कार्यवाही होनी चाहिए, उनके लिए अच्छे कदम उठाए जाने चाहिए। अपंग व हरकत विकलांग बालकों में आत्मविश्वास की भावना, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए, भावना जागृत करनी चाहिए। अंधे और बहरे बालकों के लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए। उनको कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, तो वो समावेशी शिक्षा में समायोजन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए अलग से विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। अंधे बालकों के लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था होनी चाहिए। अंधे बालक होते हैं जो ऐसे उंगलियों से टच कर करके पता लगाते हैं कि ये क्या अक्षर लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है। अंधे बालकों को संगीत और हस्तकला की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अर्ध अंधे और अर्ध बहरे बालकों को कक्षा में आगे की बेंच पर बैठाना चाहिए ताकि आसानी से सुन भी सकें और देख भी सकें। उचित प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए उनके लिए, और बड़े प्रिंट वाली पुस्तकों की व्यवस्था होनी चाहिए, चित्रों वाली पुस्तकों की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षक को श्याम पट्ट पर बड़े आकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो आसानी से देख सकें। श्रवण विकृति वाले बालकों की डेसिबल द्वारा माप करके भाषा चिन्ह विधि का प्रयोग करना चाहिए। जिनको सुनाई नहीं देता ना, उनकी डेसिबल से माप करवाओ कि कितनी आवाज़ इनको सुनाई देती है, और उनके लिए भाषा चिन्ह विधि का प्रयोग करना चाहिए। मूक बधिर बालकों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मूक बधिर जो बोल और सुन नहीं सकते, उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वाणी दोष वाले बालकों को सही बोलने का अभ्यास करवाना चाहिए। वाणी दोष वाले बालकों को सही बोलने का अभ्यास करवाना चाहिए। अत्यधिक कोमल व निर्बल बालकों को चिकित्सकीय देख रेख में रखना चाहिए। अत्यधिक जो गोलू मोलू टाइप के हैं उनको चिकित्सकीय देख रेख में रखना चाहिए और उनके संतुलित भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। नोट: भारतीय पुनर्वास परिषद एक RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। विकलांग बालकों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है, तो उसके लिए RCI जिम्मेदार है। चौथा है बाल अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक या व्यक्तित्व विकार वाले बालक। जो बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा अमान्य व्यवहार के अनुसार करते हैं। जो बालक अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए समाज के नियमों को नहीं मानता, वो अपनी मनमर्जी से करता है, उचित हो या अनुचित हो, अपनी मनमर्जी करता है, वो बाल अपराधी कहलाता है। अर्थात है सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर समाज विरोधी तरीके से किया जाने वाला कार्य है, वो बाल अपराध कहलाता है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला कार्य बाल अपराध कहलाता है। किया गया अपराध बाल अपराध कहलाता है। बाल अपराधियों की विशेषताएं क्या होती है कि ऐसे बालक हैं शारीरिक संरचना में आयताकार होते हैं। आयताकार, और ये वर्गीकरण किसने किया था? ये शेल्डन ने किया था। किसने किया था? शेल्डन ने। और 3 दिए थे इन्होंने, आयताकार, गोलाकार और लंबाकार, 3 टाइप दिए थे शेल्डन ने। ये बालक हष्ट पुष्ट मांसपेशियों वाले होते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे बालक संदेही, एक तो शक्की टाइप के, अपारंपरिक परंपराओं को नहीं मानने वाले, झगड़ालू, विद्रोही और विध्वंसात्मक यानी कि तोड़ फोड़ करने वाले होते हैं बाल अपराधी बालक। ऐसे बालक सत्ता के विरोधी, जैसे समाज के विरोधी होंगे, वो सत्ता के आगे न झुकने वाले, यानी कि कोई बात नहीं मानते किसी की भी, शत्रुतापूर्ण भाव रखते हैं। ये क्या करते हैं? शत्रुतापूर्ण भाव रखते हैं। ऐसे बालकों में स्नेह का अभाव पाया जाता है, उनमें प्रेम का अभाव पाया जाता है। वे अपने माता पिता के नैतिक मानदंड इन्हें निर्देशित नहीं कर पाते हैं, उनकी कोई बात नहीं मानते। ये बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। बाल अपराधी कृत्य, बाल अपराधी बालक हैं वो किस किस तरह के काम करते हैं? जैसे अगर क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो बीच में छेड़खानी करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे, विद्यालय से भाग जाते हैं, कक्षा में लेट आएंगे, गृह कार्य नहीं करेंगे, रोज़ पिटेंगे, कक्षा में चिड़चिड़ापन,
क्रोध करना और झगड़ा करना, छोटे बालकों को तंग करते रहते हैं, चोरी करना, झूठ बोलना जैसी गलत आदतें होती है, विद्यालय की सामग्री या कोई भी सरकारी सामान है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, विद्यालय की कार्यवाहियों के प्रति असंतोष व्यक्त करते रहते हैं, निरुद्देश्य इधर उधर भटकते रहते हैं, धोखाधड़ी, ठगी करना, चोरी करना, जुआ खेलना, ये सब इनके काम होते हैं। मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, ये क्या करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, हत्या करना, अन्य असामाजिक अनैतिक कार्य करना, ये सब बाल अपराधी बालकों की विशेषताएं हैं। बाल अपराधियों की शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, बाल अपराधी टाइप के बालक हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, उचित निर्देशन व परामर्श देना चाहिए, उन्हें उचित निर्देशन और परामर्श प्रदान करना चाहिए। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है इसके पीछे। अच्छी आदतों का विकास, अच्छी हैबिट का विकास करना चाहिए, उनमें प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए उनके साथ, अच्छे कार्यों की प्रशंसा, अगर कोई वो अच्छा काम करे तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उत्तरदायित्व के कार्यों में व्यस्त रखो, उनको जिम्मेदारी वाले काम है सौंप दो, महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर उन्हें मोटिवेट करो, मनोरंजन की उचित व्यवस्था करो उनके, ताकि वो ऐसे अपराधी तत्व वाले काम करें ही ना। 5 नंबर के टाइप के बालक हैं वो हैं वंचित या अलाभान्वित बालक। वंचित अलाभान्वित बालकों में वे बालक आते हैं जो समुदाय के सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए हैं। वंचित और अलाभान्वित बालकों में वे बालक आते हैं जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग से जुड़े हुए हैं तथा विद्यालय रूपी सुविधाओं का लाभ ही नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे बालकों में दूर दराज के रहने वाले, ग्रामीण कच्ची बस्ती में रहने वाले बालक, झुग्गी झोंपड़ियों वाले जो गैर सुविधा युक्त विद्यालयों में अध्ययनरत होते हैं। ऐसे बालकों में निम्न शैक्षणिक उपलब्धि पाई जाती है। अल्प भाषात्मक, यानी कि वो कभी बाहर तो निकले नहीं है तो उनमें भाषा का विकास भी ढंग से नहीं हो पाता और वे अपनी खुद की बात को सही ढंग से नहीं व्यक्त कर पाते। बाहरी दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनभिज्ञ होते हैं, अपडेट नहीं रहते। भाग्य, अवसर, इन सब बातों में विश्वास करके जैसे बैकवर्ड हैं वैसे के वैसे बने रहते हैं। सीखने के लिए उनमें प्रेरणा, अभिप्रेरणा या प्रेरणा का, मोटिवेशन का अभाव पाया जाता है उनमें। बुरी आदतों के शिकार होते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना या कोई नशा करने लग जाना, इन सब आदतों के शिकार होते हैं। आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, गलत कार्य करते हैं। सृजनशीलता को पोषित होने, यानी कि उनमें कोई योग्यता तो है लेकिन उनको उन योग्यताओं को विकसित होने के लिए सही परिस्थितियां नहीं हो पा रही है उत्पन्न। तो इनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया जाना चाहिए। हस्तक्षेप, उनकी लाइफ में आप हस्तक्षेप करो और ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के समकक्ष लाओ, उन्हें विद्यालय की ओर अग्रसर करो। भाषा संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन करो। समावेशी शिक्षा, सामान्य बालकों के साथ बैठा करके उनको पढ़ाया जाए। शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से ऐसे बालकों की मदद करनी चाहिए। शिक्षक को जो विशेष रूप से पिछड़े हुए बालक हैं उनको सहायता करनी चाहिए। ऐसे बालकों में आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हो, सामान्य बच्चों के समान सृजनशील हो जाएंगे। ऐसी भावना जागृत करनी चाहिए कि वे भी अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ऐसी भावना जागृत करना चाहिए कि वे अपने स्वयं के भाग्य के निर्माता वे स्वयं होंगे। उसके बाद है अधिगम निर्योग्यता या अधिगम असक्षमता, असमर्थता, व्यक्तिक्रम, लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर कहते हैं। अधिगम निर्योग्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल क्रिक के द्वारा किया गया। जिन बालकों को भाषा को बोलने, लिखने, पढ़ने में शारीरिक, मानसिक और अन्य किसी कारण से बाधा उत्पन्न होती है वो अधिगम निर्योग्य यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर वाले बालक कहलाते हैं।
ऐसे बालकों को संख्या, दिशा, समय, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, अंक गणितीय गणना करने, इन सब कामों में दिक्कत होती है तथा मानचित्र में कोई स्थान ढूंढने में भी दिक्कत हो सकती है उन्हें। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित आंतरिक विकार है। ये एक तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है। अधिगम निर्योग्यता अस्थायी होती है, स्थायी होती है, ये फिक्स होती है। ये जैविक और मनोवैज्ञानिक समस्या है। यह जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। जन्म से ही हो सकती है और उसके बाद वातावरण के प्रभाव से भी हो सकती है। इसके कारण क्या है? अधिगम निर्योग्यता के कारण है, एक तो वंशानुक्रम आपको माता पिता से प्राप्त होगी या वातावरण से, जन्म के पश्चात आपके साथ कोई घटना हो जाए तो उससे भी हो सकती है। जन्म पूर्व कारक, जन्म से पहले के कुछ कारक हैं उनसे भी, यानी कि गर्भावस्था से संबंधित कारक भी हो सकते हैं, कोई चोट हो सकती है। मानसिक संरचना और क्रियाओं में विभेद, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उत्पन्न विकार, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कोई दिक्कत आ जाती है, उसके कारण आपके मस्तिष्क में कॉन्सेप्ट का निर्माण नहीं होता, संप्रत्यय का निर्माण नहीं हो पाता है, उसके कारण हो सकती है। अधिगम निर्योग्यता के लक्षण क्या क्या हैं? अधिगम निर्योग्यता के लक्षण क्या क्या हैं? पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने, गणितीय प्रक्रिया, इन सब में दिक्कत आती है, विकार होता है। चिंतन और स्मरण क्षमता, कोई विषय पर चिंतन करने या आपकी यादाश्त है वो कमज़ोर हो जाती है। प्रत्यक्षीकरण गति में बाध्यता, अवधान यानी कि ध्यान केंद्रित करने में बाध्यता उत्पन्न होती है। कमज़ोर निर्णय क्षमता, डिसीजन आप नहीं ले सकते सही ढंग से। अति सक्रियता, हाइपर एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिव ज़्यादा होते हैं, ऐसे हाइपर व्यवहार करते हैं। विषय वस्तु को समझने में कठिनाई, कोई भी विषय वस्तु को समझने में कठिनाई हो सकती है इन्हें। अभिव्यक्ति यानी कि स्वयं की बात सही ढंग से न कह पाना। अव्यवस्थित होते हैं और भावात्मक अस्थिरता पाई जाती है। दिशा में तथा बाएं दाएं का ज्ञान नहीं होता इनको। उपयुक्त आचरण नहीं करना, स्वयं के प्रति लापरवाही करते हैं। कार्य करने की मंद गति पाई जाती है इनमें। और पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है, उनके अंदर भाग नहीं रहते, उनसे बचते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं उनसे। अधिगम निर्योग्यता के प्रकार, अधिगम निर्योग्यता 4 प्रकार की है, जिनमें पठन, उसके बाद है लेखन, पठन विकृति, लेखन विकृति, गणितीय विकृति और भाषा या संचार विकृति। गणितीय विकृति होगी उसे अपघटन कहेंगे, और लेखन विकृति है उसे अपलेखन कहेंगे। पठन विकृति है उसे अपपठन कहेंगे। पठन विकृति सबसे पहले अपपठन, जिसमें 3 प्रकार हैं, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया। इनके अलग अलग मतलब होते हैं, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया। सबसे पहले है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, डाइस प्लस लेक्सिस। डाइस का अर्थ होता है कठिन तथा लेक्सिस का अर्थ होता है भाषण, अर्थात बोलने में कठिनाई होना, डिफिकल्टी विद स्पीच। ओसवाल बरखान ने 1881 में इसे पहचाना सर्वप्रथम। रुडोल्फ बर्लिन ने 1887 में सर्वप्रथम इसे डिसलेक्सिया यानी कि शब्द अंधता कहा था। इसके लक्षण क्या होते हैं? एक तो इनमें पढ़ने से संबंधित विकार होता है, पढ़ने से संबंधित दोष होता है, पढ़ने की शक्ति धीमी होगी और अशुद्ध पढ़ेंगे। वर्णमाला में कठिनाई, इनको वर्णमाला का सही ज्ञान नहीं होता, पढ़ने के बाद अर्थ नहीं समझना, कोई समझ नहीं आएगा अर्थ उन्हें। और पढ़ते समय स्वर और वर्णों का लोप हो जाना, बीच में कोई शब्द खा जाना, शब्दों का उल्टा क्रम, जैसे बट को टब पढ़ेंगे, मान को नाम पढ़ेंगे, इस तरीके से ये वर्तनी संबंधी दोष भी होते हैं और शब्द दोष पाया जाता है इनमें। उपचार क्या हो सकता है इनका? एक जैसे स्वर वाली स्पेलिंग को एक साथ लिखना, जैसे हट, बट, शट, ये सब एक साथ लिख करके इन्हें बता सकते हैं कि ये देखो इनमें अंतर है। कविता, कहानी, कंप्यूटर की सहायता से शब्दों एवं वाक्यों की पहचान करवाना। विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। ऐसे बालकों का पूर्ण उपचार संभव नहीं है, लेकिन सुधार कर सकते हैं इनमें। ऐसे बालकों का पूर्णतः उपचार संभव नहीं है, लेकिन सुधार तो कर सकते हैं। उसके बाद है अलेक्सिया। दूसरा है अलेक्सिया या एलेक्सिया।
पढ़ने व सीखने की शक्ति का एकदम लुप्त हो जाना, भाषा का घात हो जाना। तीसरा है हाइपरलेक्सिया, वाक्य एवं शब्दों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाना, तो वो हाइपरलेक्सिया होता है। दूसरा है लेखन विकृति, अपलेखन कहते हैं जिसे। इसमें है डिस्ग्राफिया, अग्रेफिया, डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया। 4 उपविभाग हैं इसके, जिनमें सबसे पहला है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि इसके लक्षण क्या हैं? लेखन संबंधित व्यक्तिक्रम उल्टा होता है, अपठनीय हस्तलेखन करते हैं ये। पेन पेंसिल को पकड़ने का तरीका है वो दोषपूर्ण होता है, और लिखते समय बालक ऐसे पूरे झुक कर के लिखते हैं। अक्षरों का अनियमित आकार होता है इनका, बाएं व दाएं का ज्ञान ही नहीं होता। जोर जोर से बोल करके लिखते हैं ये। अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, आधे अक्षर लिखते हैं आधे लिखते नहीं है। अग्रेफिया क्या होता है? आँख और हाथ में सही समन्वय नहीं होता इनका। अग्रेफिया में आँख व हाथ में सही समन्वय नहीं होता। डिस्प्रेक्सिया, लेखन व चित्रांकन नहीं कर पाते डिस्प्रेक्सिया वाले। अप्रेक्सिया क्या होता है? लेखन विकृति, गामक विकृति होती है इनमें। उपचार क्या कर सकते हैं? लेखन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवा करके इनके लक्षणों को कम कर सकते हैं, और क्षतिपूर्ति विधि को अपना करके कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों का प्रयोग, जैसे राजस्थान के स्थान पर जैसे अपने लिखते हैं राज, फिर ऐसे डॉट लगा देते हैं, तो वो उन शब्दों का यूज कर सकते हैं। डॉक्टर के स्थान पर डो फिर डॉट लगा देते हैं। गणितीय विकृति, अपगणन, डिस्कैलकुलिया या न्यूमलेक्सिया भी कहते हैं जिसे। डिस्कैलकुलिया या न्यूमलेक्सिया भी कहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? गणितीय व्यक्तिक्रम उल्टा पुल्टा होता है सब। संकेत प्लस माइनस गुणा भाग, इनको समझने में बाधा उत्पन्न होते हैं, उन्हें सब ये एक जैसे लगते हैं। जोड़ बाकी करते समय दाएं के स्थान पर बाईं तरफ से शुरुआत कर देते हैं। सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की अयोग्यता, उन्हें पता ही नहीं होता किस तरफ से शुरुआत करनी है। दिशा का ज्ञान नहीं होता। अंकों व संख्याओं के प्रयोग की अयोग्यता पाई जाती है इनमें। चेकबुक के प्रयोग करने में कठिनाई होती है। वित्तीय योजना एवं बजट बनाने में बाधा। गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग करते हैं। इसका उपचार करने के लिए क्या कर सकते हैं? फ्लैश कार्ड व कंप्यूटर गेम्स का प्रयोग कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड व कंप्यूटर गेम्स का प्रयोग कर सकते हैं। गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ा सकते हैं उन्हें। उचित शिक्षण अधिगम रणनीति अपनाकर इस समस्या को कम कर सकते हैं। अपघटन था ये, जो गणना से संबंधित होता है। फिर आती है वाक विकृति। वाक विकृति में संचार विकृति भी कहते हैं इसे, वाक विकृति भी कहते हैं। इसमें एक तो होता है अफेजिया, एक होता है डिस्फेजिया। अफेजिया मौखिक भाषा को ग्रहण व व्यक्त दोनों नहीं कर पाते, ग्रहण भी नहीं कर सकते और व्यक्त भी नहीं कर सकते। डिस्फेजिया में क्या होता है? बोल नहीं पाते हैं। डिस्फेजिया में बोल नहीं पाते हैं। अधिगम असक्षमता और मानसिक मंदता दोनों में अंतर है। दोनों प्रकार के बालक अलग अलग होते हैं। अन्य शब्दावली है। डिसऑर्थोग्राफिया, डिसऑर्थोग्राफिया, इनमें क्या है? वर्तनी संबंधी विकार पाया जाता है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, इनमें श्रवण संबंधित विकार पाया जाता है। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, इनमें दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार होता है। और सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार होता है। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, संगठनात्मक अधिगम संबंधित विकार। सृजनशील बालक, 7 नंबर पर हैं आपके सृजनशील बालक। जो बालक स्वयं की प्रेरणा यानी कि खुद की प्रेरणा से नए विचारों और प्रतिभाओं के साथ कोई नई वस्तु का सृजन करते हैं, सृजनशील बालक कहलाते हैं। अर्थात सृजनात्मकता कुछ नया सृजन करने की विलक्षण योग्यता है। साथ साथ जब कोई व्यक्ति पुराने परंपरागत रास्तों से हटकर किसी समस्या का हल नवीन मार्ग द्वारा करने में सफलता प्राप्त करता है तो उसे सृजनशील व्यक्ति कहते हैं। सृजनशील व्यक्ति कौन होता है? जो पुराने परंपरागत जो पहले लोग कर चुके हैं उनसे हट कर के काम करते हैं, वो सृजनशील होते हैं।
ऐसे बालकों में अनेक विशेषताएं होती हैं, जैसे कल्पनाशीलता। ऐसे बालक कल्पना कर सकते हैं कोई भी चीज़ की, नया मौलिक विचार को जन्म देते हैं। मौलिकता, नवीन और उपयोगी मौलिकता, उनमें मौलिकता पाई जाती है। वो किसी की कॉपी नहीं करते, स्वयं के विचार प्रकट करते हैं। संवेदनशीलता, महसूस करते हैं। नमनीयता व लोचशीलता, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ध्यान जाना। धारा प्रवाहिता और निरंतरता पाई जाती है, उनमें निरंतर नए नए विचार चले आते जाते हैं। विस्तार, उनकी सोच का विस्तार हो चुका होता है। दूरदृष्टि, अंतर्दृष्टि, सूझबूझ का प्रयोग करते हैं वो, और उनमें जिज्ञासा पाई जाती है। समस्या समाधान करने की योग्यता पाई जाती है। सृजनशील बालकों में समस्या समाधान की योग्यता पाई जाती है। कार्य में निष्ठा होती है, उनकी कार्य के प्रति पूर्णतः निष्ठा होती है। जोखिम उठाने के उत्सुक होते हैं, वो रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, दृढ़ निश्चय होते हैं। एक बार जो सोच लेते हैं वो काम करते हैं। सृजनात्मकता का स्वरूप, सृजनात्मकता क्या है कि जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। परिस्थितियाँ मिले तो अर्जित भी कर सकता है व्यक्ति, और जन्मजात हो सकते हैं। सृजनात्मकता बालक में जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी कर सकते हैं। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। सृजनात्मकता की प्रक्रिया व योग्यता है, सृजनात्मकता की प्रक्रिया और योग्यता है ये। सृजनात्मकता की प्रक्रिया लक्ष्य निर्देशित होती है, और सृजनात्मकता में व्यक्ति अर्थपूर्ण कल्पनाएं करता है, बेकार की कल्पना नहीं करता, अर्थपूर्ण करता है। सृजनात्मकता का विकास बाल्यावस्था से हो जाता है तथा 30 वर्ष की आयु तक सृजनात्मकता अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है। जिन बालकों में उचित वातावरण और आवश्यक संसाधन नहीं मिल पाते हैं जिनको, उनकी सृजनात्मकता का क्या हो जाता है, दमन हो जाता है, वो वहीं ख़त्म हो जाती है सृजनात्मकता। अधिक नियंत्रण और कठोर अनुशासन से रखेंगे ना बालकों को, तो भी उनकी सृजनात्मकता का दमन हो सकता है। जो बालक सृजनशील होंगे ना, वो पढ़ने में कम रुचि लेते हैं, वो अपनी सृजनशीलता में व्यस्त रहते हैं। जो बालक अध्ययन में विशेष रुचि लेते हैं, उनमें सृजनात्मकता या तो कम होगी या होगी नहीं। सृजनात्मकता और बुद्धि में एक सकारात्मक संबंध होता है। औसत से अधिक बुद्धि वाला बालक, कोई भी बालक सृजनशील हो सकता है। औसत, एवरेज जो बुद्धि है, उससे ऊपर वाला कोई भी बालक सृजनशील हो सकता है, यानी कि मौलिक रचना कोई भी कर सकता है। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन, यानी कि फुल विस्तृत चिंतन पर आधारित होती है, जबकि बुद्धि है वो एक अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग पर आधारित होती है। अपसारी चिंतन, इसमें व्यक्ति उत्तर की खोज में चिंतन, मनन तथा विस्तृत उत्तर देता है। जैसे लकड़ी की छड़ के क्या क्या उपयोग है, ये एक अपसारी चिंतन है। बच्चा कोई भी उपयोग बता सकता है, एक शब्द का उत्तर नहीं होगा इसका, बहुत सारे शब्दों में देना पड़ेगा। पेड़ व मकान के बीच संबंध बताइए। घोड़े के खिलौने को मनोरंजक बनाने के सुझाव दें। यदि मनुष्य पक्षियों की भांति उड़ने लगे तो, इसमें कुछ भी फेंक सकते हैं अपने। अभिसारी चिंतन वाला क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, वो यांत्रिक तरीके से सोचता है, यानी कि एक तरीके से मशीनी तरीके से सोचता है और एक फिक्स उत्तर देता है, एक वर्ड का उत्तर दे देगा। जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र भाई मोदी, और सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया और कब बना। अपसारी और अभिसारी शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो गिलफर्ड ने किया था। अपसारी और अभिसारी का प्रयोग गिलफर्ड ने किया था। सृजनात्मकता का मापन, सृजनात्मकता को मापने का प्रमुख प्रयास किसने किया, गिलफर्ड ने किया था। इन्होंने ही इन शब्दों का प्रयोग किया था। इसके अलावा गेटजेल, जैक्सन, टोरेंसन आदि के द्वारा भी सृजनात्मक परीक्षणों का निर्माण किया गया। भारत में बाकर, मेहंदी और पासी के द्वारा महत्वपूर्ण सृजनात्मक परीक्षणों का निर्माण किया गया। इन परीक्षणों के माध्यम से कल्पनाशीलता, मौलिकता, लोचशीलता, धारा प्रवाहिता, विस्तारण आदि विशेषताओं का मापन किया जाता है, जो कि गिलफर्ड के द्वारा बताई गई हैं। शिक्षा व्यवस्था, सृजनात्मक बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या कर सकते हैं अपने।
सृजनात्मकता के विकास के लिए उचित वातावरण दें, उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाएं मौलिकता के सृजन के लिए। कक्षा का वातावरण अधिकार दबाव से मुक्त और प्रजातांत्रिक होना चाहिए। कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए कक्षा में बच्चों पर, बालकों को फुल फ्रीडम होनी चाहिए। सृजनात्मकता के विकास के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारावेश, मस्तिष्क उद्वेलन जैसी व्यूह रचना की व्यवस्था होनी चाहिए। बालकों को कल्पनाशीलता को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। बालकों की कल्पनाशीलता है ना, उसको सकारात्मक रूप से देखना चाहिए हमें। विद्यालय में प्रोजेक्ट वर्क, समाज उपयोगी उत्पादन कार्यक्रम, SUPW कैंप होते हैं, और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भागीदारी, शैक्षणिक भ्रमण और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से बालकों को सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाने चाहिए। तो ये आपका व्यक्तित्व टॉपिक था, व्यक्तिगत भिन्नता था, और ये होता है कंप्लीट।